two things. So today we are mainly covering two things. One is inflation and the other is taxation. तो आज हम theoretically भी cover करते हैं और कुछ मैं questions भी करवाता हूँ और कुछ MCQs भी करने की कोशिश करते हैं, time permits. Otherwise इसको हम extend भी कर सकते हैं next lecture तक, क्योंकि हमने 4 sessions रखे थे investment appraisal के, so we still have good time to do good practice. तो अब यहाँ पे जो दो मेन इश्यूज हैं, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जस्ट इसको जरा मिनिमाइज कर लूँ, और जी वो इन्फ्लेशन के हैं और टैक्सेशन के। तो वी स्टार्ट विद इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन आपको पता है इज जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस, ठीक है। उससे होगा क्या, उससे आपकी रियल वैल्यू ऑफ मनी में डिक्लाइन आ जाएगा। अब यहाँ से तो आप जरा पहले तो रियल वैल्यू ऑफ मनी को जहन में लेके आए, समझें। देखिए आज अगर आपको लेट्स से कुछ पैसे मिल रहे हैं तो उसकी बाइंग पावर या उसकी जो रियल बाइंग पावर है वो इन्फ्लेशन की वजह से बहुत डिफरेंट है। कल और आज में फर्क है, आज और कल में फर्क होगी, इस साल और अगले साल में फर्क होगी। तो रियल वैल्यू ऑफ मनी इज एक्चुअली व्हाट द मनी कैन बाय, ठीक है। रियल वैल्यू ऑफ मनी इज व्हाट द मनी कैन बाय, और इसके ऑपोजिट क्या है, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी। सो नॉमिनल वैल्यू ऑफ मनी इज समथिंग व्हिच यू गोना रिसीव और यू गोना पे। तो इस वक्त अगर मैं 1 लाख रुपए गिन के किसी को दे दूं, या लेट से आपने मुझे जो फीस भरी, तो यू पे मी द नॉमिनल अमाउंट, ठीक है। अब वो अगर मैं कल इस्तेमाल करता हूँ या मैं साल बाद इस्तेमाल करता हूँ वो अमाउंट, तो वो मनी मेरे लिए बाय क्या करेगी, वो नॉमिनल वैल्यू से डिफरेंट होगी। तो वो जो मेरे लिए बाय करेगी वो उसकी असल वैल्यू होगी, क्योंकि असल वैल्यू मनी की वही होती है जो वो उसकी बाइंग पावर होती है, राइट। तो ये जरा ज़हन में बिठा लें कि रियल वैल्यू ऑफ मनी इज व्हाट द मनी कैन बाय। अब आप इन्वेस्टर के तौर पे सोचें कि इन्वेस्टर क्या चाहता है। इन्वेस्टर चाहता है मुझे इतना रिटर्न मिले जिससे जो रियल भी हो, यानी कि जो रिटर्न मुझे एक्चुअली रियल सेंस में, और मुझे इतना रिटर्न मिले जो इन्फ्लेशन को भी कॉम्पनसेट कर रहा हो। तो इन्वेस्टर यहाँ पे दो रिटर्न चाह रहा है, एक रियल रिटर्न, यानी कि अगर वो 8% रिटर्न चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट का, 1 लाख रुपए उसने लगाए हैं, वो 8% चाहता है, तो वो 8,000 तो चाह ही रहा है रियल रिटर्न कि जब उसे मिले तो 8,000 मिले, और वो रियल सेंस में हो। रियल सेंस का मतलब ये है कि वो आज के हिसाब से 8,000 रुपए की चीजें बाय कर सके, प्लस वो ये भी चाहता है कि इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन भी मिले। तो वो जाहिर सी बात है जो उसे नॉमिनल मनी कल मिल रही होगी वो 8,000 नहीं मिल रही होगी। लेट्स से अगर उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो लेट्स से उसको 10,000 नॉमिनल सेंस में मिल रहे होंगे, 2,000 इन्फ्लेशन को कॉम्पनसेट कर देंगे, 8,000 उसका हकीकी रिटर्न होगा। तो यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टर दो किस्म के रिटर्न चाहता है, एक उसका रियल रिटर्न है और दूसरा उसकी कॉम्पनसेशन फॉर इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पे जो एक इक्वेशन यूज होती है, एंड यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने लर्न भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। वो एक रिलेशनशिप है बिटवीन द रियल एंड नॉमिनल रिटर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे नॉमिनल रिटर्न किसको कहते हैं, मनी रिटर्न, जो एक्चुअल में आपको मनी रिसीव हो रही होती है। लेट्स से अगर साल बाद आपको लाख रुपए मिल रहा है तो लाख रुपए इज द नॉमिनल वैल्यू और द मनी वैल्यू ऑफ दैट मनी अमाउंट, ठीक है। और अगर आप उस लाख रुपए को जो आपको जो है वो 1 साल बाद मिल रहा है, उसको अगर आप आज की टर्म्स में इन्फ्लेशन निकाल के लिखें तो वो आपका कहलाएगा, या उसे समझ लें डीफ्लेट कर दें, तो जब इसमें से इन्फ्लेशन निकाल देंगे, उसे डीफ्लेट कर देंगे, तो आज की टर्म्स में जब वो एक्सप्रेस होगा तो ये उसकी रियल वैल्यू होगी, ठीक है। सो आज की टर्म्स में रियल वैल्यू, कल जब आपको मिल रहा है उसकी मनी वैल्यू। तो एक दफा अपने जहन को ये रियल और मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने जहन में फिट करें, जैसा भी पहले है ठीक है, अगर उसमें कोई गैप्स है तो उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट्स को सवाल करते वक्त। उनको ये समझ नहीं आती कि ये कैश फ्लो रियल दिया हुआ है या नॉमिनल दिया हुआ है, और जब उनको यही समझ नहीं आती तो फिर वो गड़बड़ कर जाते हैं। सोल्यूशन प्रॉब्लम नहीं है, ये मसला नहीं है कि करना क्या है, वो क्लियर है, तकरीबन स्टूडेंट्स को भी क्लियर होता है। मसला यही होता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये मनी है या नॉमिनल है, मनी और नॉमिनल एक ही बात होगी, या रियल है, ठीक है। तो रियल के बारे में मैं बार बार कह रहा हूँ कि रियल इज समथिंग व्हिच द मनी कैन बाय, ठीक है। और वो टुडेज टर्म्स में एक्सप्रेस होता है, टुडेज टर्म्स में, राइट। तो 1 प्लस आई क्या है जी, मनी रेट, इक्वल्स 1 प्लस आर क्या है,
रियल रेट टाइम्स 1 प्लस एच, एच का इन्फ्लेशन। बस इस इक्वेशन को आपने यूज करना है। कभी आप इस इक्वेशन से आई निकाल सकते हो मनी रेट, कभी इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको एमसीक्यू आ सकता है रियल रेट निकालने का, कभी इस इक्वेशन को यूज करते हुए आपको रेट ऑफ इन्फ्लेशन निकालने का कहा जा सकता है। तो इस इक्वेशन को आपने जहन में रखना है और उसके बाद आप बस वैल्यूज डाल के और उसको मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आपकी कोई भी वैल्यू निकल सकती है। अभी आने वाले इसमें कुछ बड़ी क्विक प्रैक्टिस भी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूं तो ये एक बड़ा क्विक सा सवाल है जी। लारे मनी और नॉमिनल दोनों सेम है, नॉमिनल और मनी दोनों सेम है, ठीक है, और रियल मुख्तलिफ है, ठीक है, रियल मुख्तलिफ है। तो अब यहाँ पे देखें जी, वो कहते हैं 1 लाख इन्वेस्ट किया आपने अकाउंट में, that pays 10% interest per annum, inflation is currently 7%, right? तो इन्फ्लेशन करंटली जो है वो 7% है और आपने रियल रिटर्न निकालना है, ठीक हो गया जी। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, आप इस 1000 को टाइम्स 1.1 कर लो, ठीक हो गया। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये कैश फ्लो जो है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, राइट, इट बिकम्स 1100 और फिर उसको आप डिफ्लेट कर लो बाय द परसेंटेज ऑफ द इन्फ्लेशन। सॉरी, एक मिनट थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो आपने क्या किया, 1000 आपने इन्वेस्ट किया, 10% इंटरेस्ट मिल रहा है, तो साल के बाद कितना आपको मिलेगा, 1100, ठीक है। अब ये बात तो तय होगी, लेकिन ये जो 1100 मिलेगा ये उसकी मनी वैल्यू होगी, राइट, ये उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी, यानी कि आपको जो गिनती करके जो आप कैश ले रहे होगे वो 1100 होगा। लेकिन उसके टुडेज टर्म्स में, आज की टर्म्स में उसकी जो हकीकी वैल्यू होगी, रियल वैल्यू होगी, उसके लिए आप इसको 1.07 पे डिवाइड कर दो, तो आपके पास जवाब आएगा 1028। तो अगर आप, और यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो रिटर्न बना वो 28 बना, और इस 28 को अगर आप 1000 का परसेंटेज ले लो तो रियल रिटर्न यहाँ पे बन रहा है 2.8, ठीक है, रियल रिटर्न यहाँ पे बन रहा है 2.8। तो हम इसको उस इक्वेशन से भी कर सकते थे, यस खदीजा, बिल्कुल हम इसको उस इक्वेशन से भी कर सकते थे। अब ये देखें जी, अगला सवाल है, हम इस सवाल में इक्वेशन यूज कर लेते हैं, ठीक है, दोनों तरीकों से हमें आना चाहिए। कंसेप्चुअली भी हमने देख लिया कि ऐसा होना चाहिए, और उसके बाद अब इक्वेशन यूज करें तो हम उससे भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन क्या है, 1 प्लस आर 1 प्लस आई, ठीक है, 1 प्लस आई इक्वल्स 1 प्लस आर टाइम्स 1 प्लस एच, ठीक है। तो 1 प्लस आई इक्वल्स 1 प्लस आर, आर यहाँ पे कितना है 8%, 1.08 टाइम्स 1 प्लस एच, इन्फ्लेशन कितनी है 1.05। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आई आ जाता है 13.4%। तो ये आपका मनी रेट आ गया। तो आप यहाँ पे मनी रेट को रियल रेट को मनी रेट में कन्वर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला। अगेन ये एक ऐसी चीज है जो बहरहाल मुश्किल नहीं है, स्टूडेंट्स इसको कर लेते हैं, मनी रेट को रियल रेट में, रियल रेट को मनी रेट में। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, इस पे पूरा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि दे कांट फिगर आउट कि वो आपका कैश फ्लो जो है वो रियल है या नॉमिनल है। अब इसमें मैं एक और पहचान बता दूं आपको, चलो मैं यहाँ से बताता हूँ। क्या आपने देखा कि यहाँ पे 1000 जो है राइट, वो जब आपने इन्वेस्ट किया तो एक साल बाद आपको, चलें इसको इस सेंस में नहीं बताता, मैं इस सेंस में बताता हूँ कि कैश फ्लो 1000 है, ठीक हो गया। अब 10% इन्फ्लेशन है, तो जब आप इसमें इन्फ्लेशन डाल देंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, मनी कैश फ्लो। तो इन्फ्लेशन जब एडजस्ट कर देंगे, इन्फ्लेशन ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा मनी कैश फ्लो। और जब इसमें से इन्फ्लेशन निकाल देंगे, ठीक है, इसमें से इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल देंगे, इसको डिफ्लेट कर देंगे,
तो ये क्या बन जाएगा, 1000 बन जाएगा। तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 1.10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर वो आपको कैश फ्लो बताता है करंट टर्म्स में, तो बेसिकली वो आपको क्या बताना चाह रहा है, वो आपको रियल कैश फ्लो बताना चाह रहा है। अब इसी में कुछ यहाँ पे नोट्स में कुछ बातें लिखी हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्यों प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे इसको रेज करने में, ये नॉर्मली होता नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम प्रोसेस करेगा तो मेरे लिए यहाँ पे चूंकि रेज नहीं होगा तो स्पेस क्रिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा चलें फिलहाल इससे गुजारा करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी जगह पे कॉपी में लिख के रख लें। वेयर कैश फ्लोज हैव नॉट बीन इंक्रीज फॉर एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन, दे आर करंट कैश फ्लोज। अगर आप कैश फ्लोज को इंक्रीज नहीं करते, इन्फ्लेट नहीं करते, तो वो करंट कैश फ्लोज कहलाते हैं। करंट और रियल एक ही बात है, करंट और रियल एक ही बात है। ये जब वो वर्डिंग यूज करता है सवाल में कि ये करंट टर्म्स में आपको बता रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैं एक वर्डिंग यूज करता हूँ कि आपको आज से अगले 5 साल के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे इन टूडेज टर्म्स, राइट। मेरे वर्ड्स पे गौर करें, आपको आज से 5 साल के लिए एक एन्युटी मिलेगी 10,000 रुपए की इन टूडेज टर्म्स। तो जब वो ये बात कर देते हैं ना इन टूडेज टर्म्स 10,000 है, तो उसका मतलब वो रियल वैल्यू बता रहा है। साल बाद जो आपको वो जितनी भी उसकी नॉमिनल वैल्यू होगी वो बेसिकली आज की टर्म में 10,000 में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब वो आपको रियल कैश फ्लो बताना चाह रहा है। और अगर वो ये कहता है कि आपको अगले 5 साल के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे और वो चुप हो जाता है, ठीक है, अगले 5 साल के लिए आपको 10,000 मिलेंगे और वो ये नहीं कहता टू डेज टर्म्स में, तो फिर बाय डिफॉल्ट उसका मतलब ये है कि वो जो 10,000 आपको अगले 5 साल मिलेंगे वो नॉमिनल टर्म्स में मिलेंगे, एक्चुअल कैश मिलेगा, जो 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 मनी कैश है वो मिलेगा। तो आपने ये जरूर ज़हन में रखना है कि अगर वो आपको कुछ ना बताए, अब ये अजम्पशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये अजम्पशन यहाँ पे लिखी हुई है और ये ऐसे ही होता है कि यू कैन अज्यूम दैट कैश फ्लो यू आर गिवन इन द एग्जाम आर द मनी कैश फ्लोज अनलेस टोल्ड अदरवाइज। जब तक वो आपको ये ना कहे कि ये कैश फ्लोज टुडेज टर्म्स में है, तब तक आप उसे मनी कैश फ्लोज अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो एक चीज ये जहन में बिठा लें, मनी और नॉमिनल एक हो गया, रियल और करंट एक हो गया। इसको अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट हुई हुई है, ऐड हुई हुई है, इन्फ्लेट हुआ हुआ है, तो वो मनी बनेगा, और अगर इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई हुई तो वो रियल बनेगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है, मैं इस एग्जांपल पे टाइम स्पेंड नहीं करता। अब इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। चलें जी, अब करना क्या है, अगर हमें कैश फ्लो दिया हो रियल और रेट दिया हो नॉमिनल, या कैश फ्लो दिया हो नॉमिनल और रेट दिया हो रियल, और ये अक्सर सिचुएशन आएगी आपको सवालों में, तो बहरहाल इसका एंड रिजल्ट ये है, मैं सिर्फ एंड रिजल्ट की बात करता हूँ और आपको ये बात पता होगी, लेकिन जस्ट रिफ्रेश कराने लगा हूँ आपको, क्योंकि उससे पहले कि हम एमसीक्यूज करें इस चीज को हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमने कंसिस्टेंट रहना है। अगर कैश फ्लो रियल है तो हमने रियल रेट ऑफ रिटर्न लेना है, अगर कैश फ्लो मनी है तो हमने मनी रेट ऑफ रिटर्न लेना है। तो जिस तरीके से मर्जी आप चले जाएं, आपकी एंड में एनपीवी, आईआरआर और किसी भी कैलकुलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। आप रियल कैश फ्लो को मनी में कन्वर्ट करके मनी रेट यूज कर लें, तब भी वही एनपीवी आईआरआर होगा। आप मनी कैश फ्लो को रियल में कन्वर्ट करके रियल रेट ऑफ रिटर्न यूज कर लें, तब भी वही कैश फ्लो और वही एनपीवी होगी। तो मसला ये नहीं है कि आपका आंसर में फर्क आएगा, मसला तब होता है जब एक स्टूडेंट गड़बड़ करता है, वो एक मनी कैश फ्लो को रियल रिटर्न लगा के चला जाता है, ठीक है। अब ये नहीं हो सकता, या एक रियल कैश फ्लो को आप मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज कर दें, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस आपने यही करना है कि आपने कंसिस्टेंट होना है, राइट। तो रियल मेथड में और मनी मेथड में यही फर्क है। रियल मेथड में आप इन्फ्लेट नहीं करते कैश फ्लोज को, वैसे ही रहने देते हो और फिर उसके बाद रियल रेट यूज करते हो। मनी मेथड में या नॉमिनल मेथड में आप कैश फ्लोज को इन्फ्लेट कर देते हो, रियल फ्लोज को, वो मनी फ्लोज बन जाते हैं। जब वो मनी फ्लोज बन जाते हैं तो फिर आप मनी रेट यूज कर लेते हो। तो आइंदा अभी जो अब आगे आपको सवाल आएंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो, चाहे वो कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो, बस आपने यही ख्याल रखना है कि आपने कंसिस्टेंट रहना है। मैं तीसरी बात ये बात रिपीट करूंगा कि मसला ना कंसिस्टेंट रहने का है, ना मसला इन्फ्लेशन रेट्स निकालने का है, ना नॉमिनल रेट। स्टूडेंट नॉमिनल रेट आसानी से निकाल लेता है, स्टूडेंट रियल रेट आसानी से निकाल लेता है। वो बस जहां पे फंसता है वो कहीं ना कहीं वर्डिंग की वजह से इस बात में फंस जाता है कि ये रियल है, ये नॉमिनल है।
तो पास्ट पेपर्स में भी कई दफा ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स बाद में मेरे से पूछते रहते हैं कि सर ये रियल था या नॉमिनल था, ठीक है। और कभी कभी ऑनेस्टली बाज वर्डिंग बहुत ही ऐसी होती है कि जिसमें आप भी इवन कंफ्यूज होते हो, ठीक है। तो एनीवेज तो यहाँ पे ये कहते हैं जी एक प्रोजेक्ट है एक्स विच रिक्वायर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000, एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आर 20,000 फॉर 4 इयर्स। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज आर 20,000 पर एनम फॉर 4 इयर्स एट टुडेज प्राइसेस, एट टुडेज प्राइसेस। तो ये अब हो गया रियल कैश फ्लो, ठीक है। बस इतनी इतनी निशानी आपने बस इसी चीजों से काम चलाना है। मैं फिर वही बात करूंगा कि सॉल्व करना मसला नहीं है, ये तय हो गया रियल कैश फ्लो है। और आपने इन्वेस्ट कितना किया, 50,000, वो तो वैसे ही आज की टर्म्स में है, तो ये भी आज की टर्म्स में आ गया। वो कहते हैं जी कि ये राइज करेंगे 5.5% से, और आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हुई है वो 15% है। अच्छा जैस अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ नहीं लिखा हुआ मनी है या रियल है। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि अगर कैश फ्लो के साथ कुछ ना लिखा हो, ठीक है, अगर कैश फ्लो के साथ कुछ ना लिखा हो तो आप उसे क्या एज्यूम करेंगे, मनी एज्यूम करेंगे। और अगर रेट ऑफ रिटर्न के साथ भी कुछ ना लिखा हो तो आप क्या एज्यूम करोगे, मनी रेट ऑफ रिटर्न यूज करोगे। तो यहाँ पे ये जो रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ 15%, ये मनी रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ इस क्वेश्चन में कि कैश फ्लो रियल है, राइट, कैश फ्लो रियल है और रेट ऑफ रिटर्न मनी दिया हुआ है। तो अब दो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन ये है कि आप इस कैश फ्लो को मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दें, 20,000 को 5.5% से एक दफा इन्फ्लेट करें, फिर एक दफा इन्फ्लेट करें, फिर एक दफा इन्फ्लेट करें, फिर एक दफा इन्फ्लेट करें, तो ये 4 सालों का इसका मनी कैश फ्लो आ जाएगा। फिर बेशक 15% अप्लाई कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको 20,000 रहने दें, इस वाले रेट को कन्वर्ट कर दो 15% वो फॉर्मूले से, इसको रियल पे ले आओ और फिर आप 20,000 पे रियल अप्लाई कर दो। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं इसके सोल्यूशन पे नहीं जाता, मेरा नहीं ख्याल आपको इस चीज की जरूरत है, इस चीज को समझने की। अगर अगर कहते हैं तो मैं इसको एक दफा करके दिखा देता हूँ, बट आई गेस जो पॉइंट है समझने वाला वो वही है जो मैं बार बार एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, और आप भी शायद इस बात को समझते होंगे, ठीक है। फिर भी अगर कोई स्टूडेंट अभी इस लेवल पे है कि वो समझता है कि नहीं एक दफा मैं इसको देख लूँ, वैसे हम एमसीक्यूज में भी देख सकते हैं, तो मुझे खैर इसको एक दफा करने में कोई इतराज नहीं है। चलें एक दफा वो आगे वैसे ही एक और सेंस में आ रहा है तो शायद यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर लें। मैं सर असल में चाहूंगा कि मुझे कुछ जरा मुख्तलिफ किस्म के स्टेटमेंट्स मिलें ताकि मैं आपको पिन पॉइंट करके बता सकूं कि ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो अगली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, इसमें फिर वो मनी और रियल मेथड की बात हो रही है। अली लगता है आपने लेट ज्वाइन किया है, मनी और रियल में आप डिफरेंस पूछ रहे हैं। हाँ तो तभी आप पूछ रहे हैं ना। अब ये अब आपका देखें, अब आपकी थोड़ी सी वो है क्योंकि मेरा फ्लो आपने थोड़ा, और अब मुझे ज़ाहिर बात है 2-3 मिनट अब आपको सेटिस्फाई करने में भी लगेंगे। चलें मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन कोशिश करें कि टाइम पे ज्वाइन किया करें। तो ये बात मैं बड़ी तफसील से क्लियर कर चुका हूँ इसमें कि 2 तरह के कैश फ्लोज होते हैं, एक मनी और एक रियल। रियल को मैंने कहा कि रियल जो है इसका ताल्लुक उस मनी की बाइंग पावर से है। देखिए असल में मनी की ताकत तो यही है ना कि मैं 10,000 रुपए लेके निकलूं या मैं 1,00,000 रुपए के लेके निकलूं तो वो बाय क्या कर सकता है। तो जो रियल का मतलब है यहाँ पे वो इन अ सेंस ऑफ द बाइंग पावर है कि वो मनी खरीद कितना सकती है। और जो जो मनी का यहाँ पे है वो उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है। लेट्स से आप 1,000 रुपए का नोट आपको मैं दे दूं, ठीक है, 1,000 रुपए का मैं नोट दे दूं, तो ये उसकी नॉमिनल वैल्यू है, ये उसकी फेस वैल्यू है, ये उसकी मनी वैल्यू है, क्योंकि वो 1,000 रुपए का उसके ऊपर लिखा हुआ है 1,000 रुपया। लेकिन अगर ये 900 रुपए की चीजें खरीद सकता है, ठीक है, 900 रुपए की चीजें खरीद सकता है, तो फिर हकीकत में इसकी जो वैल्यू है, हकीकत में वो 900 रुपए की है, ठीक है। हकीकत में इसकी वैल्यू 900 रुपए की है। तो अगर आप इस मिसाल को जरा इंसानों पे भी लेके आए तो बाज़ औक़ात फेस वैल्यू से कुछ इंसान अपने आप को बड़े अमीर शो कर रहे होते हैं, बड़े वैल्यूएबल शो कर रहे होते हैं कि अच्छा हम बड़े अमीर हैं, हम बड़े वैल्यूएबल हैं। लेकिन हकीकत में जो जो एक इंसान को चीज जो लेट्स से एक इंसान को काम करने चाहिए, जो उसको वैल्यू देनी चाहिए, वो उनके अंदर वो वैल्यू नहीं होती। हकीकत में उनकी वैल्यू बहुत कम होती है, और कई लोग नॉमिनली या फेस वैल्यू से बड़े सस्ते से लग रहे होते हैं, बड़े चीप से लग रहे होते हैं, लेकिन हकीकत में वो बड़े काम आने वाले लोग होते हैं, उनकी रियल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो रियल का जो वर्ड है इसको जरा अगर आप पिक कर लें सारे मिलकर, ठीक है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। रियल इज इन द सेंस ऑफ द पावर ऑफ दैट मनी, कि जी वो बाय कितना करेगा, वो वैल्यू कितनी दे रहा है मनी। तो बस इसको अब फिर फाइनली मैं एक बात से यूं कंक्लूड कर देता हूं दोबारा
कि आपको अगर 1000 रुपए आज से 1 साल बाद मिल रहा है और इन्फ्लेशन है 5%, इन्फ्लेशन है, तो 1000 रुपया जो आपको 1 साल बाद मिलेगा ये तो हो गया नॉमिनल, क्योंकि ये 1 साल बाद आपको मिलेगा तो 1000 रुपया तो 1000 रुपया ही होगा, ये नॉमिनल है। लेकिन इन टूडेज टर्म्स, आज की टर्म्स में जब हम इसकी औकात देखते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं इन टूडेज टर्म्स, तो हमें पता लगता है कि 5% तो इसकी बाइंग पावर कम हो जाएगी ऑब्वियसली, तो हमें आज के हिसाब से इसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं कैलकुलेट नहीं करा, तो लेट्स से आज के हिसाब से इसकी वैल्यू जो है वो 900 है। तो जो 1000 रुपया मुझे साल बाद मिल रहा है उसकी औकात आज के हिसाब से, अगर मैं उसमें से इन्फ्लेशन वाला है, क्योंकि वो बाय कितना कर सकेगा साल बाद, वो कितने की चीजें बाय कर सकेगा, वो 900 की चीजें बाय कर सकेगा। तो अब हमने यहाँ पे दो बातें की कि इन्वेस्टर जो रिटर्न चाहता है ना, वो ये इतना रिटर्न चाहता है कि इन्फ्लेशन का एलिमेंट नलीफाई हो जाए और फिर उसे उसके अलावा कोई पैसे मिले। अब ऐसा नहीं हो सकता कि वो आज 900 रुपए लगाए और उसे कल 1000 रुपए मिल जाए तो वो खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर आप आज 900 रुपए लगा रहे हो और कल 1000 रुपए आपको मिल रहा है, तो उस 1000 की औकात तो 900 के बराबर है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न क्या हुआ, तो आपका तो कोई रिटर्न नहीं हुआ। तो इन्वेस्टर चाहता है कि उसे इतना रिटर्न मिले कि जिसके अंदर ये इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी कवर हो जाए और उसको रियल रिटर्न मिले। तो इन्वेस्टर फिर 5% से ज्यादा रिटर्न चाहेगा, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन है, तो वो 7% चाहेगा, 10% चाहेगा। ठीक है, तो ये एक मैंने बड़ा क्विकली आपको करा दिया। मजीद अगर आपने अब इस पे सुनना हो तो आप जो है वो रिकॉर्डिंग से दोबारा सुन लीजिएगा। वैसे मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। मैंने ये ह्यूमंस वाली मिसाल पहले नहीं दी थी, आपकी वजह से मैंने चला एक ह्यूमंस वाली मिसाल भी दे दी। ठीक है, और अगर इसको मैं सोच रहा हूँ कि मैं जरा जब इतने टेम्परामेंट में आ गया हूँ तो मैं आपको एक और मिसाल भी दे दूं कि देखें जी, अच्छा चलें रहने दें, टाइम ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, बस हमें समझ आ गई बात। अब मेरे साथ एक मसला वैसे ही ये हो रहा है कि मुझे ये रेज नहीं करने दे रहा और मुझे 12 जगह जगह स्पेस चाहिए होती है, तो अब इसका रेजर मुझे क्यों तंग कर रहा है। दे दें मिसाल, तो ये अब कह रहे हैं जी मिसाल दे दें। मैं मिसाल दुनिया और आखिरत की देने लगा था। ठीक है, तो बस ये दुनिया दिखावे की है, नॉमिनल है, और असल जिंदगी जो है ना आखिरत की है, रियल है। बाकी आप समझ गए होंगे। मैं इस बात को 1 घंटा लगा के समझा सकता हूँ, लेकिन फिर आपको लगेगा कि एक मौलवी जो है ना बयान दे रहा है। लारेब ने क्या पूछा जी, मुझे पीछे जाना पड़ेगा लारेब आपके लिए। जरा दोबारा पूछ लें, मैं पीछे नहीं जाना चाह रहा। लारेब क्वेश्चन दोबारा पूछ लें। बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा, ऐसा क्या सवाल पूछ लिया आपने जो बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा। मैंने तो ऐसा कोई आपका पीछे सवाल नहीं देखा जो इतना बड़ा हो गया उससे आपको बहुत सारा टाइप करना पड़ेगा। एनीवेज, मुझे वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा, आपको 12 टाइप करना पड़ेगा, वहां से कॉपी कर लें। हम कॉस्ट, ये सवाल था, ये इतना ज्यादा तो नहीं था। हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से नॉमिनल रेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। लेकिन देखें कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन इटसेल्फ जो है वो रेट ऑफ रिटर्न है, राइट। ये पिछले सवाल में यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% है, ये रेट ऑफ रिटर्न ही है, राइट। और ये इस वक्त कौन सा रेट ऑफ रिटर्न है, ये इस वक्त मनी रेट ऑफ रिटर्न है। अब मुझे कैसे पता लगा ये मनी रेट ऑफ रिटर्न है, मैंने आपको बताया कि ये आपको किसने कहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल रियल रेट है, मैंने तो नहीं कहा। हु सेड दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज रियल रेट? जी ला रहे, मैंने तो नहीं बताया कि ये रियल रेट है, मैंने तो अच्छा, अपनी कंफ्यूजन ना दूर कर लें, मैं दोबारा यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको कहा कि अगर क्वेश्चन में ये बात ना लिखी जाए कि ये चीज रियल है, चाहे वो कैश फ्लो हो चाहे वो रेट हो,
अगर एग्जामिनर ये नहीं लिखता या क्वेश्चन नहीं बताता कि ये कैश फ्लो रियल है, या इस तरह का वो वर्ड नहीं देता कि वो टुडेज टर्म्स में कैश फ्लो है या ये रिटर्न रियल है, तो आप एज्यूम करोगे, ये बात मैंने रिपीट की थी, आप एज्यूम करोगे कि वो मनी रेट होगा, क्योंकि अगर वो रियल रेट होगा तो उसके लिए वो खुद बताएगा कि ये टुडेज टर्म्स में है या ये रियल रेट है। रियल रेट को बताएगा कि ये रियल रेट है और कैश फ्लो को बताएगा कि ये टुडेज टर्म्स में कैश फ्लोज हैं। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को नोट करो कि जब उसने कैश फ्लो बताया था 20,000, तो उसने कहा था कि ये एट टुडेज प्राइसेस है, तो यहां से मुझे पता लगा कि ये रियल है। और जब उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताया विच इज आवर रेट ऑफ रिटर्न, तो उसने कुछ नहीं बताया, तो यहां से मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मनी है, और फिर मनी को मैं रियल में कन्वर्ट कर दूंगा थ्रू फॉर्मूलाज और रियल कैश फ्लो को रियल रेट पे डिस्काउंट कर दूंगा। तो दिस इज द अप्रोच, ठीक है, दिस इज द अप्रोच। गॉट इट? ओके, गुड हो गया। तो आगे चलते हैं। मैं इसका क्या करूं, ये जो मुझे रेस नहीं करने दे रहा, इसका मैं क्या करूं? अब दोबारा ओपन करता हूं तो टाइम ज़ाया होगा। अच्छा चलें, अब ये जरा राइटिंग के ऊपर ही गुजारा करें। अब चलें, इस सवाल को भी एक दफा देख लें। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बार बार आपसे इस इन्फ्लेशन वाले मामले में ना हर सवाल में एक ही एक्सरसाइज करूंगा, और वो है कि आपको किसी तरीके से ये जहन में बात बैठ जाए कि रियल क्या है और नॉमिनल क्या है। तो अगला सवाल पढ़ लेते हैं। अब प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग कैश फ्लोज बिफोर अलाउइंग फॉर इन्फ्लेशन। अब जरा क्विकली मुझे बता दें कि अगर ये कैश फ्लोज इन्फ्लेशन को डाले बगैर हैं तो ये कौन से होंगे? अभी तक कंफ्यूजन है। दो ने कहा रियल, दो ने कहा नॉमिनल, अभी तक कंफ्यूजन है। नहीं होनी चाहिए थी वैसे इसके बाद। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। ये रियल है, रियल। मैंने ऊपर वाज़ेह तौर पे बताया कि अगर एक कैश फ्लो में इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं हुई हुई, उसको आपने इन्फ्लेट नहीं किया हुआ, तो वो रियल होगा। ये भी बात ऊपर बताई थी, ठीक है। अब चलें इसको यूं समझें, राइट। आज एक कैश फ्लो है, आज एक कैश फ्लो है 1000, 10% इन्फ्लेशन है। साल बाद ये कैश फ्लो कितना होगा? 1100। 1100 नॉमिनल में मिलेगा, लेकिन इन टूडेज टर्म्स कितना होगा? 1000। तो इन टूडेज टर्म्स क्या है, हमने इन्फ्लेशन निकाल दी, ठीक है। हमने इन्फ्लेशन अगर 1100 जो हमें साल बाद मिल रहा है, अगर इसमें से इन्फ्लेशन निकाल दें, डीफ्लेट कर दें, तो 1000 है। और अगर इन्फ्लेशन ऐड कर दें, अलाउ कर दें, अब यहाँ पे जो अलाउ का वर्ड था वो ये कह रहा था कि इन्फ्लेशन हमने, ठीक है, इन्फ्लेशन अभी हमने अलाउ नहीं की, इन्फ्लेशन अभी हमने ऐड नहीं की। तो अगर एक कैश फ्लो में हमने अभी इन्फ्लेशन ऐड नहीं की, तो वो फिर मनी कैश फ्लो नहीं बनेगा, वो फिर रियल होगा, ठीक है। तो मुझे पता था कि ये गड़बड़ फिर होगी, स्टूडेंट्स करेंगे। तो अब ये दूसरा पॉइंट अब आपको मैंने बता दिया। अगर एक कैश फ्लो के साथ ये लिखा हुआ है कि वो टुडेज टर्म्स में है, तो वो रियल होगा। ये नोट कहीं कर लें अपनी नोटबुक में। और अगर किसी कैश फ्लो के साथ ये लिखा हुआ है कि वो बिफोर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन है, बिफोर अलाउइंग इन्फ्लेशन है, वो डिफ्लेटेड है, तो फिर वो रियल होगा। और अगर उसके साथ लिखा हुआ है कि इसमें इन्फ्लेशन शामिल है, तो फिर वो नॉमिनल होगा, मनी होगा, ठीक है। यही बात मैं घूम फिर के बार बार कर रहा हूँ और आप फिर डॉज हो रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में अभी 2-3 दफा कर लेंगे ना, नहीं होगा, फिर उसके बाद एमसीक्यूज पे आएंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा काम। अच्छा, खदीजा का क्वेश्चन है कि कैश फ्लो, टू मेक कैश फ्लो इन इट्स नॉमिनल वैल्यू देन ओनली इन्फ्लेशन इज द फैक्टर और देयर कुड बी अदर एज वेल। फिलहाल आप इन्फ्लेशन को ही समझें, होता भी इन्फ्लेशन ही, जो नॉमिनल और रियल की जो सेंस है, ये इन्फ्लेशन की सेंस में ही हम बात कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन डालोगे तो नॉमिनल हो जाएगा, इन्फ्लेशन निकाल दोगे तो रियल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन इज अ की हियर, एंड ऑब्वियसली हम इन्फ्लेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो आप यही समझे कि इन्फ्लेशन ही की फैक्टर है और कोई फैक्टर नहीं है। ठीक हो गया?
अच्छा अब चले टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखें। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो फैक्टर है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो इन चीजों से मिलके बनती है ना। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो चीजें होती हैं। चले अब मुझे फिर वो बात आपको ना इस तरीके से समझानी पड़ेगी, बल्कि वो ऊपर मैं समझा चुका हूँ। अब मैं ऊपर वाली मिसाल आपको दोबारा दूंगा क्योंकि मुझे लगता है अब आपको ये कंफ्यूजन हो गई है। जब मैंने ये सवाल आपको कराया, अब इस सवाल को ना टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 को गौर से सारे देख लें, जो लेट आए हैं, जो जिनको कंफ्यूजन है, जो बात जो भी है, कि देखिए आज 1000 रुपया लगाते हो, ठीक है, आज 1000 रुपया लगाते हो, तो ये साल बाद कितना बन रहा है? ये साल बाद बन रहा है रियल रेट 10%। अच्छा एक तो अब बीच में जो है ना वो करते हैं। सो इन्वेस्टेड इन एन अकाउंट दैट पेज 10% पर एनम, ठीक है, 10% पर एनम। हाँ, अब यहाँ पे आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये रियल है, ये नॉमिनल, और उसने कहा था कि जब ये आ, आ, कुछ ना बताए तो वो रियल होता है। आई गेस ये वाली कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकती है। तो ये साल बाद आपका बन गया 10% के हिसाब से 1100, ठीक है। अब ये जो 10% है, इसमें दो फैक्टर्स हैं। ये जो 10% है, इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर ये है कि एक फैक्टर ये है कि आपको रिटर्न चाहिए, और दूसरा आपको इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टर को दो चीजें चाहिए, तो इस 10% के अंदर वो दोनों चीजें हैं, ठीक हो गया। इस 10% के अंदर वो दोनों चीजें हैं। अब रिटर्न, रियल रिटर्न उसका कितना है और उसका इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन कितनी है, वो हमने जब निकाला तो हमें पता लगा कि उसका जो रियल रिटर्न है वो 2.8% है, और बकिया जो है वो 7.2% की इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन है। तो बेसिकली हुआ ये कि उसने जब 1000 रुपया आज लगाया, तो रियल सेंस में तो उसको, ठीक है, उसको जो रिटर्न मिल रहा है वो मिल रहा है 1028। उसको अगर इन्फ्लेशन को फैक्टर निकाल दिया जाए तो उसको 1028 मिल रहे हैं इन, सॉरी 1028 मिल रहे हैं इन टूडेज टर्म्स, राइट। इसको मैं थोड़ा सा फिर, अब ये मुझे फिर रेजर तंग करेगा। उसको 1028 मिल रहे हैं इन टूडेज टर्म्स। नॉमिनली तो उसको 1100 मिल रहा है, यानी कि 1000 रुपए लगाने के बाद उसको साल बाद मिल तो 1100 रहा है, लेकिन उस 1100 की जो औकात है आज के हिसाब से वो 1028 है। तो बेसिकली जो उसका रियल रेट है वो 2.8% है। अच्छा अगर उसका रियल रेट 2.8% है तो बकिया उसको क्या मिल रहा है फिर? बकिया उसको इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन मिल रही है। तो 10% का जो रेट है वो इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन है और वो उसका रियल रिटर्न है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको यूं समझें खदीजा, जो आपका सवाल था कि ठीक है अब इसमें रियल और नॉमिनल में अल्टीमेटली दोनों फैक्टर्स ही आ जाते हैं। रियल रेट उसका टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कॉम्पनसेशन है, इन्फ्लेशन उसका जो है वो जो इन्फ्लेशन वाला एलिमेंट है वो उसका इन्फ्लेशन की कॉम्पनसेशन है, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। इन दोनों मिला के अल्टीमेटली तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बनता है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अनसर्टेनिटी वो सारा कुछ मिला के टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ आ गई है तो ओके लिख दें, नहीं समझ आई तो कोई अगर एम्बिगुइटी है तो वहां से मेरे से पूछ लें। ओके है, ठीक है। अब तो आप यहाँ पे देखें 1000। अच्छा अगर मैं आपसे इस वक्त ये पूछूं, आप सारों से मैं जरा देख लूं, चेक कर लूं कि आप सारों को मेरी बात कितनी समझ आई। ये जो 1000 लिखा हुआ था इन्वेस्टेड इन एन अकाउंट, 1000 आज जो इन्वेस्ट किया, ये नॉमिनल है या रियल है? चलो ये भी एक मजे का सवाल पूछा मैंने आपसे। ये नॉमिनल है या रियल है? हरी आप 1000 जो आज इन्वेस्ट किया है, ये नॉमिनल है या रियल है? जोहेब इसका जवाब है कि ये नॉमिनल भी है और ये रियल भी है, क्योंकि ये आज है। अब देखें, एक ने कहा रियल है, एक ने कहा नॉमिनल है। तो ये नॉमिनल भी है और इन अ सेंस रियल भी है, क्योंकि आज का 1000 रुपया तो 1000 रुपये ही होगा ना। तो ये तो आज है, तो इसलिए नॉमिनल और रियल का कॉन्सेप्ट भी जाके उस कैश फ्लो पे होता है जो कि साल बाद का कैश फ्लो है,
उसी के अंदर फिर इन्फ्लेशन वाली बात हो सकती है ना। और ये जो 10% इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, ये नॉमिनल है या रियल है? एक और सवाल, ये जो इंटरेस्ट यहाँ पे दिया हुआ 10%, ये नॉमिनल है या रियल है? जी गुड, ये नॉमिनल है, ठीक है। और रियल कितना निकला था? 2.8%, और इन्फ्लेशन कितनी निकली थी? 7.2%। तो ये जरा इसको ना काबू करें, इस कॉन्सेप्ट को। ये स्लिप हो जाता है, लेकिन इसको आपने अब काबू आपने ही करना है। तो मैं जितनी भी एक्सरसाइजेस करूंगा उसके अंदर ध्यान हमारा इसी चीज पे होगा कि आपको बस रियल और नॉमिनल के कैश फ्लोज आइडेंटिफाई हो जाए क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। अच्छा, before we go into like doing some MCQs, मैं अब वैसे मेरा प्लान तो वैसे ये था कि मैं साथ पूरा टैक्सेशन पढ़ा के फिर एमसीक्यूज पे जाऊंगा, लेकिन बस मैं अब सोच रहा हूँ कि बस एक इन्फ्लेशन कवर करके फिर हम जरा इन्फ्लेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज पे कर चले जाते हैं, ताकि जरा अभी हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो एक चीज और बस इन्फ्लेशन के सिलसिले में सुन लें, स्पेसिफिक और जनरल इन्फ्लेशन रेट। जनरल इन्फ्लेशन रेट तो वो हो गया जो कि जनरली तमाम चीजों पे जिसकी एप्लीकेशन होगी। स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट ये है कि बाज़ का मटेरियल की इन्फ्लेशन और होती है, लेबर की इन्फ्लेशन और होती है, और बिजली की इन्फ्लेशन और है। तो इकोनॉमी में मुख्तलिफ कमोडिटीज की और मुख्तलिफ चीजों के इन्फ्लेशन रेट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो अगर आपके सवाल में जनरल रेट्स और स्पेसिफिक रेट्स आ जाए, तो स्पेसिफिक का ताल्लुक तो एक मखसूस कैश फ्लो से होगा, जनरल का ताल्लुक जो है ना वो इन्वेस्टर की ओवरऑल रेट ऑफ रिटर्न से होगा। तो अब आपने करना क्या है? अच्छा, अब इसमें ना मैं आपको मोटी मोटी सी बात बताता हूँ कि अब आप जितना भी एनालिसिस करोगे ना वो रियल सेंस में नहीं करोगे। जैसे ही आपको ऐसा सवाल आ जाए जिसमें जनरल रेट्स भी हैं और स्पेसिफिक रेट्स भी हैं, तो फिर आप रियल सेंस में एनालिसिस नहीं करोगे, करोगे भी नहीं, कर भी नहीं सकोगे। तब आपको हर लिहाज से एनालिसिस किस तरह करना चाहिए, आपको हर कैश फ्लो को मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट करना होगा। इसका मतलब है जितनी मटेरियल में इन्फ्लेशन है उतनी मटेरियल में इन्फ्लेशन डाल दो, जितनी लेबर में इन्फ्लेशन है उतनी लेबर में इन्फ्लेशन डाल दो, जितनी जिस जिस आइटम है उस इन्फ्लेशन डाल के उसको मनी कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दो, और फिर उसमें मनी रेट लगाओ। तो बस ये भी एक अपने जहन में बिठाओ कि जब इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंट हो तो वहां पे कैश फ्लो भी मनी होगा और रिटर्न भी मनी होगा, और फिर एनालिसिस होगा। आपने रियल की कोशिश ही नहीं करनी। ठीक हो गया? यही बात यहाँ पे लिखी हुई है चार्ट बना के कि व्हेन टू यूज मनी और रियल। ये चार्ट मैंने आपको वैसे ही समझा दिया, मुझे इसको यहाँ पे समझाने की जरूरत थी, जो उसकी मोटी बात थी वो मैंने आपको वैसे ही बता दी है। ठीक हो गया? अब इसकी सिर्फ एप्लीकेशन देख लेते हैं और उसके बाद एमसीक्यूज पे चले जाते हैं, ताकि हम ये वाला पार्ट, हाफ ऑफ द पार्ट इन्फ्लेशन का, ओके कर दें। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 5 में वो ये कहता है, अब ये उसने खुद बता दिया कि इसमें जनरल रेट्स भी हैं और स्पेसिफिक रेट्स भी हैं। वो कहते हैं कंपनी इज कंसीडरिंग अ कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट, दिस इन्वॉल्व्स परचेजिंग अ मशीन कॉस्टिंग 7000 व्हिच विल रिजल्ट इन एनुअल सेविंग इन रियल टर्म्स। अब देखें, मैंने आपको कहा कि वो खुद कहेगा रियल टर्म्स, जब उसने रियल बताना होगा तो वो वर्ड यूज करता है। अब देखें, वर्ड रियल टर्म्स है, स्पेसिफिक वर्ड है, या वो कहता है टूडेज प्राइसेस के हिसाब से ये सेविंग्स है। तो ये उसने खुद बता दिया। अब ये जो 7000 की सेविंग है सालाना, ये आज के हिसाब से इसकी औकात, इसकी वैल्यू 7000 रुपए है। जाहिर बात है इसका मनी जो कैश फ्लो होगा वो मुख्तलिफ होगा, वो 7000 से ज्यादा होगा, उसमें इन्फ्लेशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, मैं अब जानबूझ के वो वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि वो कॉर्पोरेट हो जाए आपके माइंड में, एक जगह आप उसको जाके बार बार फीड करें ताकि वो फिर रिट्रीव हो उस हिसाब से। अच्छा, अब उसके बाद जो वेज कॉस्ट है वो 1000 है, और मटेरियल कॉस्ट जो है वो 4000 है। तो ये सारा रियल टर्म्स में दिया हुआ है। अब उसके बाद वो कहता है कि वेज कॉस्ट की इन्फ्लेशन 10% है, मटेरियल की कॉस्ट 5% है, जनरल प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन है वो 6% है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेज कॉस्ट आज 1000 है तो आज से साल बाद 1100 होगी, उसके बाद 1210 होगी, उसके बाद 1210 में भी 1.10 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद 1.10 मल्टीप्लाई कर देंगे। ये अब सारे क्या बनते जा रहे हैं? ये सारे मनी कैश फ्लोज बनते जा रहे हैं। इसी तरीके से मटेरियल कॉस्ट 400 लग गए तो उसमें 5% बढ़ा दोगे, 420 हो गया, फिर इसमें 4% बढ़ा 5% बढ़ा दोगे, तो ये इस तरीके से क्या बनते जा रहे हैं? मनी कैश फ्लोज बनते जा रहे हैं। तो अब आपको वो पूछ क्या रहा है? वो कहता है जी कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है, और खुद बताया उसने रियल टर्म्स है, 8.5% है। ठीक है, कॉस्ट फॉर कैपिटल उसने खुद बताया 8.5% है। अच्छा, अब आप यहाँ पे ना स्टूडेंट डॉज खा सकता है। वो कहता है अच्छा रेट भी रियल में दिया हुआ है, कैश फ्लो भी रियल में दिया हुआ है, सर ने कहा था कि अगर रियल कैश फ्लो हो तो उस पर रियल रेट लगा दो तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन यही तो बात अभी आपको समझाई है, मसला हल नहीं होगा।
अब आप रियल सेंस तो सोच ही नहीं सकते, ना आप रियल सेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट तो एक है ही नहीं, इन्फ्लेशन का रेट मुख्तलिफ है। तो अब आपको हर हाल में सबसे पहले इस रियल रेट ऑफ रिटर्न को कन्वर्ट करना है मनी रेट ऑफ रिटर्न में। तो अब कन्वर्जन आपको आती है, मैं कन्वर्जन पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा, लेकिन अब जब एमसीक्यू करेंगे तो एक दफा आप सारे मिल के साथ मेरे साथ कन्वर्ट कीजिएगा। तो 8.5% रियल सेंस में अगर हो तो नॉमिनल सेंस में ये 15% बनता है। ठीक है, तो अब आपने इसको सॉल्व कैसे करना है? इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप एक जो है वो बना लो, कैश फ्लो स्ट्रीम बना लो। तो मैं यहाँ पे वो स्ट्रीम बनाने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चन वहीं पे रहने देते हैं क्योंकि वो मुझे अरेज भी नहीं करने दे रहा। 0 1 2 3 4 5 जी, मैं इसीलिए अब ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की तरफ जा रहा हूँ, तो क्विकली सॉल्व करूंगा ताकि आपको पता लग जाए इन्फ्लेशन रेट्स कौन से लेने हैं। तो इन्वेस्टमेंट आज कितनी है? 7,000 ले लिया आपने। अच्छा, अब ले लो वेजेस। मैंने आपको कहा कि सारे कैश फ्लोज को कन्वर्ट किस में करना है? मनी कैश फ्लोज में। तो वेजेस आप यहाँ से नोट करो, वेजेस कितनी है, उसने वेजेस कितनी बताई है? 1,000, और वेजेस का इन्फ्लेशन कितना है? 10%। तो अब मैं जब कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करूंगा? पहले साल वो होगी 1100, क्योंकि 1,000 तो आज थी, तो 10% बढ़ गया इन्फ्लेशन, क्योंकि वेजेस में 10% इन्फ्लेशन था। तो साल बाद 1100 हो गई, उसके साल बाद 1210 हो गई, उसके साल बाद 1331 हो गई, फिर 1464 हो गई, फिर 1610 हो गई। तो चूंकि वेजेस का जो इन्फ्लेशन था वो 10% था, हमने 10% अप्लाई किया। अब दूसरी कॉस्ट है मटेरियल। तो मटेरियल पे उसने कहा था मटेरियल का जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5% है, और मटेरियल की जो पहली कॉस्ट थी वो 400 थी एट टाइम 0। तो अब एक साल के बाद 5% बढ़ेगी, फिर 441 हो जाएगी, 5% बढ़ेगी, फिर 5% बढ़ेगी, फिर 5% बढ़ेगी, और फिर 5% बढ़ेगी। तो अब देखो यहाँ पे दो कैश फ्लोज से दो दो यहाँ पे दो यहाँ पे वो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन थी, एक जनरल इन्फ्लेशन है। तो ये जो जनरल इन्फ्लेशन है ये आप यूज करोगे किसके लिए? ये आप यूज करोगे इस रेट को कन्वर्ट करने के लिए। तो बेसिकली रियल रेट को जब आप नॉमिनल रेट में कन्वर्ट करोगे तो जनरल इन्फ्लेशन यूज करोगे, और रियल कैश फ्लोज को आप नॉमिनल में कन्वर्ट करने के लिए स्पेसिफिक इन्फ्लेशन यूज करोगे। अब हमारा क्वेश्चन इस सेंस में आ गया है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कैश फ्लोज को नेट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको मोर और लेस सारा पता है कि क्या करना है। तो ये कैश फ्लोज आ गए, अब आपने इस पर डिस्काउंट रेट अप्लाई करना है। अब हमने क्या तय किया है, कौन सा डिस्काउंट रेट अप्लाई करना है? अब हमने तय किया कि इसमें मनी डिस्काउंट रेट अप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे 15% के फैक्टर्स लगाऊंगा, जो 1 बनता है। और ये 15% कैसे आया? by taking a real rate of 8.5 and by taking a general inflation of how much? By taking a general inflation of 6%. ठीक है, so now it should be clear to everyone. खदीजा, यही बात मैं आपको बता रहा हूं कि हम नहीं कर सकते। if there would have been a general inflation rate, can we? अच्छा हाँ ठीक है, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर इस सवाल में वो ये ना कहता कि वेजेस की और मटेरियल की अलग-अलग इन्फ्लेशन है और वो एक ही इन्फ्लेशन देता 6% जनरल, फिर हम इसको रियल सेंस में कर सकते थे और फिर हमें रियल सेंस में कर लेना चाहिए। ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक वैसे बात बताऊं कि अपने ज़हन को ना इस चीज के लिए तैयार करें कि आप एनालिसिस करें मनी टर्म्स में। ठीक है, कोशिश करें जो भी एनालिसिस करें मनी टर्म्स में करें, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसा एमसीक्यू ना आ जाए जिसमें वो रियल टर्म्स में आपसे पूछ रहा है। क्योंकि देखें रियल मनी टर्म्स वाला रियल टर्म्स में नहीं हो सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस सवाल को मैं मनी टर्म्स की बजाय रियल टर्म्स में नहीं कर सकूंगा, लेकिन रियल टर्म्स वाले सवाल को मैं मनी टर्म्स में कर सकता हूँ। ठीक है, तो बहरहाल इन्फ्लेशन का एक बड़ी स्पेसिफिक सा पॉइंट है, इसीलिए मैंने ऊपर आपको ये बताया था। ये यहाँ पे देखें, मैंने ये कहा था कि अगर इन्फ्लेशन रेट्स मुख्तलिफ हों, अगर इन्फ्लेशन रेट्स मुख्तलिफ हों तो तब आप रियल सेंस में कर ही नहीं सकते। ये तो आप ऑप्शन ही खत्म कर दो ना, रियल सेंस में कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिर कौन सा इन्फ्लेशन रेट यूज करोगे और किस किस के लिए क्या यूज करो, तो वो आपने करना ही मनी सेंस में है, राइट। और अगर मुख्तलिफ नहीं है तो इन रियल में भी कर सकते हो, मनी में भी कर सकते हो। अब आप खुद लॉजिकली सोचो कि
अगर आप 100% एक एनालिसिस सीखना चाहते हो तो मनी टर्म्स में एनालिसिस करना सीखो, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन दोनों में है, जनरल में भी है और स्पेसिफिक में भी है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। और यहाँ पे अब हम कुछ क्वेश्चंस पे चले जाते हैं, राइट। तो मैं यहाँ से जो है वो प्रैक्टिस किट खोल लेता हूँ बीपीपी की, और हम कोशिश करते हैं कि इन्फ्लेशन वाले जो सवाल हैं वो इन्फ्लेशन वाले सवाल हम पिक कर लें। अच्छा, अब जब ये इस डॉक्यूमेंट पे आया तो ये मुझे इरेज भी करने दे रहा है। चलें, उस डॉक्यूमेंट पे कोई मसला होगा इसे। अच्छा जी, नाउ जस्ट लेट मी लाइन अप माय आंसर्स हियर, ताकि मुझे कैलकुलेशंस में कोई ज्यादा देखना ना पड़े। So we are on page number 105. अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो पहला सवाल टैक्स का है, दूसरा सवाल भी टैक्स का है, तीसरा सवाल वर्किंग कैपिटल का है, चौथा सवाल वर्किंग कैपिटल का है, और अब हम आ गए, यस वी गॉट अ क्वेश्चन हियर नाउ। सो नाउ वी नीड टू, अच्छा मैं अब इसके लिए ये करता हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे वर्किंग स्पेस भी चाहिए, तो आपको पता है कि मैं फिर इसको स्प्लिट कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी। So now I'm splitting this. चलें जी। So look at the screen on the left. We got a question 109. So company is considering investing 10,000 immediately in a one-year project with the following cash flows. एक साल का प्रोजेक्ट है, आज इमीडिएटली 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, साल के बाद आपको इनकम मिलेगी 1 लाख और आपको एक्सपेंसेस होंगे 35,000 के। The cash flows will arise at the end of the year. The above are stated in current terms. अब देखिए ना, अब बजाय इसके कि हम अब सोचते फिरे कि ये क्या था क्या नहीं था, तो उसने कह दिया above are stated in current terms। अगर ये वो बात ना करता यहाँ पे, तो फिर मैं खुद ही अज्यूम कर लेता कि ये मनी टर्म्स में है। अब ये क्या हो गया, रियल, ये भी रियल है, ये भी रियल है, टाइम जीरो वैसे ही नॉमिनल भी होता रियल भी होता, उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इनकम इज सब्जेक्ट टू 10% इन्फ्लेशन। अब वो कहता है इनकम की इन्फ्लेशन अलग है 10%। वो कहता है एक्सपेंसेस वेरी नहीं करते, एक्सपेंसेस की इन्फ्लेशन है ही नहीं, वेरी नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन ही नहीं है। और रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 8% है और जनरल इन्फ्लेशन 2% है। अब ये वो सवाल है जिसमें अगर आपने रियल अप्रोच लगाने की कोशिश की तो आपका जवाब ठीक निकलना ही नहीं, निकल ही नहीं सकता। तो अब इसका तो सोल्यूशन बड़ा सादा सा है, आप हर चीज को रियल सेंस में कन्वर्ट कर दें। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इस 8% रियल रेट को कन्वर्ट करोगे नॉमिनल रेट में, और वो कन्वर्ट होके आ जाएगा 10%। ठीक है, 10% नॉमिनल। ठीक है, कैसे आएगा, 1 प्लस मनी रेट लोगे, ठीक है, यही अभी हम निकालना चाह रहे हैं। दैट वुड बी इक्वल्स टू 1 प्लस रियल रेट 1.08 टाइम्स 1 प्लस इन्फ्लेशन, 2% इन्फ्लेशन है। और देखिए मैंने कौन सी इन्फ्लेशन लिया है, मैंने जनरल इन्फ्लेशन ली है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हो तो मनी रेट आ जाता है 10%। अब पहला काम तो आपने यही करना था कि आपने इसमें मनी रेट निकाल लेना था। दूसरा काम अब आप ये करोगे कि आप अपने कैश फ्लोज को टुडेज टर्म्स की बजाय 1 ईयर टर्म्स में लेके जाओगे। ठीक है, तो आपकी ये जो इनकम आज 1 लाख है, ये इसमें जब आप इन्फ्लेशन अलाउ करोगे, आई रिपीट द वर्ड इन्फ्लेशन अलाउ करोगे, इन्फ्लेशन ऐड करोगे, तो इन्फ्लेशन 1.10 है। ये आपकी जो है वो बन जाएगी एक साल बाद, नॉमिनल वैल्यू जो इसकी बन जाएगी या मनी वैल्यू जिसकी बन जाएगी वो 1,10,000 है। सो पैसे आपको 1,10,000 मिल रहे होंगे, लेकिन आज के हिसाब से उनकी औकात कितनी है, 1 लाख। सो ये रियल और ये मनी। इसी तरीके से आप क्या करोगे, आप एक्सपेंसेस को भी नॉमिनल में ले जाओगे, लेकिन इसको लेके जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन है ही नहीं, तो ये भी 35,000 ही होंगे। अब आपके लिए जो 3 कैश फ्लोज इंपॉर्टेंट है वो एक ये है, एक ये है, और एक जो इन्वेस्ट उसने दिया हुआ था कि आप इतना इन्वेस्ट करोगे। तो अब आप इसको कैसे करोगे, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप कहोगे कि आज इन्वेस्टमेंट है 10,000 की आज, और 1,10,000 की इनकम है 1 साल के बाद, और 35,000 का खर्चा है 1 साल के बाद।
तो आप इसके ऊपर 1 साल वाला फैक्टर लगा दोगे और वो फैक्टर कितना है, ये 1 हो गया, ये 0.909 हो गया, ये 0.909 हो गया, मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई करो, सारों को नेट कर लो, 58,175 इसका जवाब आता है। एंड हियर इज द आंसर सी। नाउ अगर किसी को एम्बिग्युइटी हुई है तो इसका मतलब है मैंने जितनी मेहनत की है वो जाया। आंसर इज सी। जी, you got it? राहत एक्सपेंसेस पे इन्फ्लेशन इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि उसने कहा था एक्सपेंसेस विल नॉट वेरी। एक्सपेंसेस विल नॉट वेरी का मतलब है एक्सपेंसेस विल रिमेन सेम। अच्छा, यहाँ पे वैसे चलें, आपकी कंफ्यूजन भी जायज है वैसे, क्योंकि आप ये समझे होंगे कि ये एक्सपेंसेस वेरिएबल नहीं है, इन्फ्लेशन होगी। तो ये अब बहरहाल ये स्टेटमेंट का गड़बड़ है। ये इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस अंग्रेज ही लिख सकते हैं, हम लिखें तो मतलब और बन जाएगा। तो बहरहाल, और हमें समझ भी बात कुछ और आती है। तो अगर आपने इसको टेक्निकली समझा कि ये वेरिएबल कॉस्ट की सेंस में बात कर रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट है और वो तो शायद उस सेंस में आप कंफ्यूज हो गए होंगे। लेकिन ये वेरी का मतलब यहाँ पे चूंकि इन्फ्लेशन की बात कर रहा था तो वो कहना चाह रहा है कि इन्फ्लेशन एक्सपेंसेस की नहीं है। अगर होती तो वो बताता ना। अब यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि अगर होती तो कुछ तो परसेंटेज बताता ना। अब अगर उसने कहा वेरी नहीं कर रहे तो इन्फ्लेशन है ही नहीं, राइट। और जनरल इन्फ्लेशन आप उस पर अप्लाई करेंगे नहीं, क्योंकि जनरल इन्फ्लेशन का ताल्लुक जो है वो इन्वेस्टर के रेट ऑफ रिटर्न से है। ये अब आप जहन में बिठा लें, उसको आप किसी खर्चे पे या किसी इनकम पे अप्लाई कर नहीं सकते, फिर तो इनकम में भी करना पड़ेगा। तो आई होप दिस इज नाउ लाउड एंड क्लियर, राइट। तो ये अगर आपने जहन में बिठा लिए ये पॉइंट्स, बारीक बारीक पॉइंट्स, तो तो आपको इसमें इन्फ्लेशन वाले सवालों में मसला नहीं होगा। और मैं ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एग्जामिनर ज्यादा सवाल यहीं से पूछेगा, क्योंकि ऑब्वियसली एडवांस वो है, वरना बेसिक में तो एनपीवी आईआरआर तो सारे ही निकाल लेते हैं। तो लारेब कह रही है इफ वी डू लाइक दिस, जी बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हैं। अब ये आपको पता, देयर आर सो मेनी वेज ऑफ डूइंग वन थिंग। ओके जी, लेट मी गो टू अनदर क्वेश्चन। और अगेन आई विल ट्राई कि मैं आपसे पूरा पूरा सवाल करने की बजाय, खदीजा का फिर सवाल आ गया, कैन इन्फ्लेशन एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉज एन इंक्रीज इन सेल प्राइस? कैन इन्फ्लेशन इन कैन इन्फ्लेशन, अच्छा एक मिनट, अब दो चीजें आ गई हैं। लारेब ने मुझे करेक्ट किया कि अगर उस तरीके से करें तो जवाब कुछ और आता था। अब मुझे ना आपकी तरफ पढ़ना पड़ेगा। मैंने उस वक्त बस एक जनरल देख के सरसरी था ही कह दिया। तो आप कह रही हैं 1,10,000 में से 35,000 माइनस कर दो और फिर आप 75,000 ले लो। आना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि फिर आपने 10,000 में से माइनस भी तो करना ना। असल में आप फिर 10,000 में से माइनस नहीं कर रही, क्योंकि एनपीवी निकालना है ना। तो आप जो गलती कर रही हो लारेब, उसके अंदर आप जो 68,175 निकाल रही हो उसमें से फिर 10,000 माइनस नहीं कर रही। अप्रोच वही है, ठीक है, लेकिन आप 10,000 माइनस नहीं कर रही। ठीक है, तो खदीजा का सवाल है, कैन इन्फ्लेशन एंड डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कॉज एन इंक्रीज इन सेल प्राइस? अच्छा, प्राइसिंग का ताल्लुक कॉस्ट से होता है, और बट वो आपकी कौन सी कॉस्ट से होता है? करंट कॉस्ट आपको जो पड़ रही है, आई डोंट थिंक सो। मैं अभी जितना एक सवाल को आपको समझ पाया हूँ उसके हिसाब से ये तो मैं कह सकता हूँ कि जब एक सप्लायर को मटेरियल महंगा मिलता है तो उस इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से तो उसकी कॉस्ट बढ़ेगी और फिर ऑब्वियसली वो प्राइस बढ़ाएगा। तो इस सेंस में तो यस, देयर इज अ रिलेशनशिप, वो भी अगर खास तौर पे कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग हो रही होगी। आउट ऑफ दिस आई डोंट सी एनी अदर रीजन, क्योंकि प्राइसिंग एक फैक्टर पे तो डिपेंड नहीं कर रही होती, प्राइसिंग बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। तो चलें जी, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। हमने बहुत सारी आज प्रैक्टिस करनी है। अभी इससे बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है और वो टैक्सेशन का है, और हमारे पास टाइम ऑलमोस्ट खत्म होता जा रहा है। और वैसे मैं सोच रहा हूँ इसमें मुझे एक सेक्शन और करना पड़ेगा, यानी कि एक है और उसके अलावा भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 20% का। तो इस पे बहुत जोर लगाना चाहिए आपको भी और मुझे भी। उसके बाद, अच्छा जी, उसके बाद अब ये बड़ा एक अजीब सा सवाल है, ये आपको डॉज करा सकता है।
वो कहता है जी एक कंपनी है उसको परपेचुटी रिसीव होगी 2 इयर्स टाइम में। अब ये जरा गौर कीजिएगा, परपेचुटी रिसीव होगी 2 इयर्स टाइम में, यानी कि यहाँ से ऑनवर्ड आपको एक पैसे मिल रहे हैं और वो कितने हैं 10,000। अच्छा, वो 10,000 जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन 2%। ठीक है, वो इंक्रीज होते जाएंगे बाय द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये आपको जो 10,000 मिल रहे हैं ये अगले सालों में 3, 4, 5 इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा, 2% इन्फ्लेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो राइट नाउ तो ये मनी ही हुआ, ठीक है, मनी हुआ, क्योंकि जब तक उसको लफ्ज वो ये ना कहे, अब यहाँ पे अगर आप नहीं पिक कर पाए कि ये मनी है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट खराब करा रहा है। तो यहाँ पे अगर रियल होता तो वो कह देता कि इन टूडेज टर्म्स। अब नहीं कहा, उसने कहा 2 इयर्स टाइम में आपको जो पैसे मिल रहे हैं वो 10,000 है। फिर उसने कहा वो इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी, तो जब आप इन्फ्लेशन इसमें ऐड करते जाएंगे तो वो अगला नॉमिनल अगला नॉमिनल अगला नॉमिनल बनता जाएगा। ठीक हो गया, तो ये नॉमिनल है, मनी है। और फिर आपको जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ वो भी मनी दिया हुआ 10.2%। अब सवाल क्या है? अब सवाल ये है कि what is the present value of this perpetuity assuming money cost of capital of 10.2%? ये जरा क्विकली अगर कोई आंसर दे सके कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। और ये परपेचुटी स्टार्ट कब हो रही है? ये परपेचुटी स्टार्ट हो रही है 2 साल में। चलें, मेरे ख्याल में बजाय इसके आप जवाब दें, मैं आपको एक छोटी सी अप्रोच बता दूं कि आप पहले तो इस परपेचुटी को डेफिनेटली आप इसको सॉल्व करो इन द सेंस ऑफ परपेचुटी। और सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप इसमें एक तो रियल रेट निकाल लो, राइट, क्योंकि इसके बाद जो आपके कैश फ्लोज हैं वो रियल सेंस में कन्वर्ट सॉरी वो हाँ ठीक है, इसके बाद के जो कैश फ्लोज हैं अगर आप इसमें इन्फ्लेशन एडजस्ट करना शुरू हो जाओगे तो वो तो फिर बन जाएंगे कौन से वाले, वो बन जाएंगे नॉमिनल वाले, राइट। और इसको अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है और वही शायद कॉन्सेप्ट अब आपको भी कंफ्यूज करेगा और थोड़ा सा उसने मुझे भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज किया कि इसको अब आप ओके चलें, मैं एक मिनट पहले जरा रियल रेट निकाल लूं। इन द मीन टाइम आई गैदर माय थॉट्स एज वेल। तो सबसे पहले तो आप मनी रेट को रियल रेट में कन्वर्ट करें, तो मनी रेट रियल रेट में कन्वर्ट होगा तो वो तो आ जाएगा 8%। ये तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये 8% आप निकाल लेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद आप इस परपेचुटी को सॉल्व करेंगे और इस परपेचुटी को आप सॉल्व करोगे इन अ सेंस कि सबसे पहले आप अब जिस तरह कल हमने देखा था, ये परपेचुटी अब ऐसे सॉल्व होगी कि ईयर 2 टू इंफिनिटी, राइट। ये परपेचुटी ऐसे सॉल्व होगी कि ईयर 2 टू इंफिनिटी हमने एक फैक्टर निकाल लेना है, यानी कि इंफिनिटी का फैक्टर, राइट, इंफिनिटी का फैक्टर हमजा ने निकाल ली जी, हमजा इज बेटर देन मी। तो इन्फिनिटी का फैक्टर और 2 का फैक्टर ये दोनों निकाल के माइनस कर देना है। अब आपको पता है इन्फिनिटी का फैक्टर क्या होता है, 1/r, ठीक है। तो 1/r 1.08, तो इन्फिनिटी का फैक्टर आपके पास आ गया, इन्फिनिटी का फैक्टर आपके पास आ गया जी, आ, मेरे पास इस वक्त नहीं है लेकिन मुझे इतना बस यहाँ से नजर आ रहा है कि इन्फिनिटी और 2 का फैक्टर आपस में जब माइनस करें तो ये आपके पास 11.574 बन जाता है, ठीक है। यानी कि आप इन्फिनिटी का फैक्टर यहाँ से निकाल लो और उसमें 2 का फैक्टर आप निकाल के 8% पे दोनों को माइनस कर दो, तो ये जो फैक्टर बनता है 11.574 बनता है। इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, तो आपका जवाब आ जाएगा 1,15,740। तो हमजा ने जवाब तो निकाल लिया लेकिन वो जवाब गलत है, ठीक है। तो इसका जवाब है 1,15,740। तो अप्रोच क्या है, अब इसमें इसमें जो 2 रोले हैं मेनली, एक तो वो जो परपेचुटी वाला मामला है कि जब एक परपेचुटी देर से स्टार्ट होती है तो आप उसको किस तरीके से करते हो डिस्काउंट बैक, तो एक तो वो वाला मामला है और दूसरा ऑब्वियसली इन्फ्लेशन वाला मामला है। इसमें कोई एम्बिग्यूटी है तो जरा पूछ लें।
जी खदीजा पूछें। हमजा को समझ आ गया है। खदीजा आई हैव लिख के बस खामोश हो गई है। खदीजा जल्दी करें, हमने ना बड़ा क्विकली कवर करना है, तो जितना आप डिले करते हैं उतना फिर मुझे। कैन यू सॉल्व इट स्लोअर? ओके 11.574 को एक्सप्लेन करते हैं। चले जी मैं स्लोअर कर देता हूँ इसको। तो चले स्लो करने के लिए सबसे पहले तो आप, मेरे ख्याल में आपने रियल रेट तो सबने निकाल लिया हुआ 8%। अब आप इन्फिनिटी का प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालें कि अगर एक परपेचुइटी इन्फिनिटी तक हो तो उसका प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर क्या होगा, 1/r। तो जरा 1/r कर लें, 1 को 0.08 पे डिवाइड कर लें, ठीक है। मैं जरा कैलकुलेटर रखता नहीं हूँ, मैं जरा मोबाइल यूज कर लूँ। तो 1 को डिवाइड कर दें 0.08 पे, तो ये आ गया 12.5। अब आप प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालो 2 का, ठीक है। तो वो जिस तरीके से आता है उसी तरीके से आएगा, और वो आता है 0.926। तो n इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 8%, तो वो आएगा 0.926। और अगर आप इसमें से 0.926 निकाल दोगे तो आपका वो फैक्टर आएगा 11.574, और इस फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे 10,000 से। जस्ट मुझे 30 सेकेंड्स दें, मैं भी आता हूँ। इन द मीन टाइम जरा इसको समझे, में भी नहीं देखना। वो इन्फिनिटी का फैक्टर आ गया, उस फैक्टर में से 2 साल वाला फैक्टर माइनस कर देना है, तो फिर आपके पास वो सीरीज जो बन रही है 2 से ऑनवर्ड, उसका फैक्टर आ जाएगा और फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये समझ आ गया खदीजा आपको? अच्छा अच्छा ठीक है लारे, आप सवाल पूछ लें, मैं जरा राहत के सवाल का जवाब दे दूं कि सर यहाँ मनी रेट से निकाल सकता था। आप कैसे निकाल सकते थे राहत मनी रेट से? मनी रेट से आप उस वक्त निकाल सकते जब वो ये लिखता कि आपको परपेचुइटी 2 साल के टाइम में मिल रही है 10,000 की इन टूडेज टर्म्स। तो ये जो उसने 10,000 आपको बताया, ओके आई गॉट द कंफ्यूजन, आई गॉट योर कंफ्यूजन नाउ, आई गॉट योर कंफ्यूजन नाउ। लारे बास परपेचुइटी में रियल रेट लेते हैं। ठीक है, परपेचुइटी में रियल रेट लेते हैं। आई गेस लारे दोनों ले सकते हैं, मैं भी आगे कोई क्वेश्चन आता है दोनों ले सकते हैं, बट आई होल्ड दिस क्वेश्चन फॉर लेटर, ठीक है। मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको बाद में देता हूँ, ये भी एक टेक्निकल क्वेश्चन है, मुझे जरा वेल थॉट आउट करने दें, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको एक अप्रोच बता दी, और इस अप्रोच से अभी एक दो और सवाल भी आएंगे, तो होपफुली आप उस वक्त इसको कंप्लीटली पिक कर लेंगे, ठीक है। तो आगे जी वो 112 में कहता है कि मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये है, इन्फ्लेशन ये है, रियल बता दें। ये तो आप बच्चों वाला खेल है अब आपके लिए, ये तो आप आसानी से कर लेंगे, और दैट्स इट। एक आधा मैं कैप्लन में से देख लेता हूँ, अगर कैप्लन में से मुझे कोई इन्फ्लेशन का अच्छा क्वेश्चन नजर आता है तो। कैप्लन में भी फिर ये एक सादा सा क्वेश्चन है कि आपको रेट्स दिए हुए और आपने रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताना है, तो ये एज सच को मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और उसके बाद जो है, मैं जरा क्वेश्चन ऐसा जिसमें ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन हो, वो देखना चाह रहा हूँ। और
अच्छा चलें, इस सवाल को जरा गौर से पढ़ते हैं। अब देखते हैं आपको ये बात कितनी की समझ आती है। $72. A project has an initial outflow at time 0 where an asset is bought. Then a series of revenue inflows at the end of each year. And then finally sale proceeds from the sale of the asset. NPV is 12,000. General inflation is 0 per year. If general inflation was to rise 7% per year, अब देखें वो कहते हैं जी एनपीवी 12,000 निकाली थी जब इन्फ्लेशन 0 थी। अब अगर एनपीवी 7, अब अगर इन्फ्लेशन 7% हो जाती है और हम तमाम रेवेन्यू को 7% से बढ़ा दें और तमाम खर्चों को भी सॉरी और बल्कि और इन्फ्लेशन और इनिशियल एक्सपेंडिचर और रीसेल वैल्यू ऑफ द एसेट वर नॉट सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, देन व्हाट वुड हैपन टू द एनपीवी। तो ये सवाल है कि अगर इन्फ्लेशन हो जाती है और अगर हम तमाम कैश फ्लोज को 7% के हिसाब से इन्फ्लेट कर देते हैं और उसके अंदर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेट नहीं होती है, ना ही उसकी रीसेल वैल्यू जो है वो इन्फ्लेट होती है, तो फिर आप बताएं कि क्या होगा? एनपीवी सेम रहेगी, एनपीवी राइज कर जाएगी, एनपीवी फॉल कर जाएगी, राइज भी कर सकती है, फॉल भी कर सकती है, तो व्हाट इज द आंसर? अच्छा जी, आंसर ए है। ओके चलें, मैं बाकियों का भी सुन लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जरा ट्रिक डाल दिया इस तरह के, मैंने ना 4-5 सवाल पढ़े और अगर 5 सवाल पढ़े ना तो उसमें से 4 का आंसर तो सेम वाला था, लेकिन इसमें उसने एक ट्रिक डाल दिया है। अच्छा चले, मेरे ख्याल में मोर और लेस मैंने आपको आंसर बता ही दिया। इसका बहरहाल आंसर है एनपीवी वुड फॉल, एनपीवी वुड फॉल। अच्छा अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या है। हुआ ये है कि नॉर्मली इस किस्म के एमसीक्यू जब आते हैं ना तो उसमें वो ये कहता है कि हमने एक एनपीवी निकाली, उसमें इनिशियल कॉस्ट और उसके बाद उसके अंदर जो लेट्स से जो बाकी जो बेनिफिट्स थे या बाकी जो कॉस्ट थी या फिर टर्मिनल जो भी आपको बेनिफिट या कॉस्ट थी, तो नॉर्मली इस तरह के सवाल में वो कहता है कि पहले इन्फ्लेशन 6% थी तो हमने एनपीवी निकाली तो वो जो है वो बढ़ गई और सॉरी एनपीवी निकाली तो वो 1000 थी। अब अगर इन्फ्लेशन 8% हो जाए तो एनपीवी पे क्या इम्पैक्ट आएगा? तो ऐसे सवालों का जवाब, और अगर वो खास तौर पे ये कह रहा हो कि इस इन्फ्लेशन का ताल्लुक हर चीज से है, यानी कि हर कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ी है और हर चीज उस हिसाब से इन्फ्लेट हुई है, तब तो एनपीवी पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्फ्लेशन के बढ़ने से जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्वेस्टर का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न वो बढ़ेगा और अल्टीमेटली जो है वो उसी तरीके से एनपीवी सरप्लस उतना ही आएगा, क्योंकि इन्वेस्टर जो रिटर्न चाह रहा है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक इन्फ्लेशन का, एक उसका रियल रिटर्न का। रियल रिटर्न को उसको फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फ्लेशन का एलिमेंट चेंज हो जाएगा तो उससे रियल रेट ऑफ रिटर्न पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो जिन लोगों ने सेम 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 कहा वो बेसिकली इसी थॉट से कहा होगा कि इन्फ्लेशन के चेंज होने से रियल रेट पे फर्क नहीं पड़ता, तो जब रियल रेट पे फर्क नहीं पड़ता तो फिर ऑब्वियसली एनपीवी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक डाला उसने, और ये कैपलन की क्वेश्चन ना जरा इस सेंस में बीबीबी से एक स्टेप आगे ट्रिकी होते हैं क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ फालतू आ जाता है। तो उसने यहाँ पे कहा कि ऑल रेवेन्यूज इनफ्लोज वर सब्जेक्ट टू इन्फ्लेशन, लेकिन जो इनिशियल एक्सपेंडिचर है वो और जो रीसेल वैल्यू है वो, उस पे इन्फ्लेशन का इतलाक नहीं होता। अच्छा आप इनिशियल एक्सपेंडिचर तो छोड़ दें, आप इनिशियल एक्सपेंडिचर तो वैसे टाइम 0 पे होता है तो उसको तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन अगर 5 साल के बाद आपको एक सेल प्रोसीड मिलनी थी लेट से 5000 की, तो वो सेल प्रोसीड्स अगर उस पे आपका इन्फ्लेशन का इतलाक नहीं हो रहा, ठीक है, वो सेल प्रोसीड्स आपकी वो सेल प्रोसीड्स आपकी इन्फ्लेट नहीं हो रही, वो कन्वर्ट नहीं हो रहा रियल कैश मनी कैश फ्लो में, तो फिर अगर आप हायर डिस्काउंट रेट अप्लाई करेंगे बिकॉज ऑफ द हायर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ड्यू टू इन्फ्लेशन,
तो हायर डिस्काउंट रेट अप्लाई करने से इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो कम बनेगी, और जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कम बनेगी तो ये आपका ओवरऑल एनपीवी जो है वो फॉल कर जाएगा। तो ये यहाँ पे एक लॉजिक थी जिसके तहत इसका आंसर जो है वो सी बनता है कि आपका जो सेल प्रोसीड्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लो मनी जो कि अनअफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन है, लेकिन जब आप उसको डिस्काउंट करेंगे मनी रेट पे तो उसका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है वो कम आ जाएगा। देखिए वो लारेब जो रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं ना वो तो इंक्रीज हो रहे हैं इन्फ्लेशन की वजह से, तो जब वो आप उसको डिस्काउंट बैक करोगे तो वो इफेक्ट इन्फ्लेशन का खत्म हो जाएगा। वो तो इन्फ्लेशन की वजह से तो बढ़ना है उसने, लेकिन इन्फ्लेशन की जब इफेक्ट आप खत्म करते हो तो रियल रिटर्न उतना ही रह जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली इन्फ्लेशन चेंज रेट चेंज होने से अगर तमाम चीजों पे उसका इम्पैक्ट आता है तो एनपीवी पे कोई फर्क नहीं आता। राहत कह रहे हैं जी अगर रीसेल वैल्यू इन्फ्लेशन का रेट से भी ज्यादा हो, इसमें ये रीसेल वैल्यू का तो रेट का तो मसला ही नहीं है। इन्फ्लेशन रीसेल वैल्यू जो मर्जी हो, 5,000 हो, 10,000 हो, 5 लाख हो, उसका तो कोई मसला नहीं है। तो उस पे आप इन्फ्लेशन का रेट जो है वो कह रहे हैं वो बेसिकली वो वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, फाइनल सेल प्रोसीड्स चेंज नहीं हो रही बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसका तो खैर आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। खदीजा कह रही है हायर द रेट ऑफ रिटर्न लोअर द एनपीवी। यस, ये बात ठीक है, हायर द रेट ऑफ रिटर्न लोअर द एनपीवी। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन मनी रेट बढ़ रहा है, मनी रेट बढ़ रहा है, और अगर आप उस मनी रेट को अप्लाई करेंगे एक ऐसे कैश फ्लो पे जिसमें इन्फ्लेशन नहीं है, जो मनी कैश फ्लो नहीं है, तो फिर नेचुरली वो आपका उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम हियर।